हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर है। काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक दो टाइप बची है वो आज हम देख लेंगे। जैसे एक सिंपल सी टाइप जो आजकल एग्जामिनर पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ये अपने को बताना है। देखो इसमें पूछा इसने ऑप्शन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी ने पूछा था ये क्वेश्चन, आपको अपने एक्सरसाइज में मिल जाएगा आईआईटी वाली में। इसमें पूछा 27 ग्राम एल्यूमिनियम, 56 ग्राम आयरन, 108 ग्राम एजी, 24 ग्राम कार्बन। तो इसमें बताना मैक्सिमम किस में होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है एल्यूमिनियम का मास कितना है 27, तो 27 को जब हम 27 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना मोल आएगा, 1 मोल आया। ठीक है, और 1 मोल एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम में क्या है, एक एल्यूमिनियम क्या है, एटॉमिक है, तो इसमें एटम ही होंगे। तो इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो हम क्या बोलेंगे, एक मोल में कितने एटम होंगे, एन एटम, इनटू में एन ए, तो इसका तो 1 एन ए आ गया। समझ आ रही बात। सिमिलरली हम आयरन का फाइंड आउट करेंगे। आयरन का 56 वेट दे रखा है, तो इसके मोलर मास 56 से डिवाइड कर दो, कितना आया, इसका भी 1 मोल आया। तो इसके 1 मोल में भी कितने एटम्स होंगे, आयरन के एन एटम्स होंगे, क्योंकि ये सब एटॉमिक है, ठीक, मॉलिक्यूलर नहीं है। नेक्स्ट आप एजी का करो, एजी का 108 डिवाइड बाई 108 ही इसका क्या रहता है, मोलर मास। अच्छा, ये सोचने की जरूरत नहीं है, आईआईटी ने तो बल्कि लिख के दिया था, एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 है, आयरन का 56 है, एजी का 108 है, कार्बन का 12 है, ये भी लिख के दिया था। इतना आसान करता है एग्जामिनर, आपको टेंशन आने ही नहीं देगा अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो इसका कितना आएगा, 1 मोल, तो इसमें भी कितने आइटम आएंगे, एन एटम्स आ जाएंगे, 1 इंटू एन, एक मोल में एन एटम्स होंगे। अब आप कार्बन में फाइंड आउट कर लो, 24 ग्राम है, 24 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा, 2, तो 2 मोल आ गया। तो 2 मोल में कितने कार्बन एटम होंगे, 2 इंटू एन ए। ऊपर वाले में सभी में क्या आ रहे थे, एन एटम्स आ रहे, इसमें क्या आ जाएंगे, 2 एन ए। तो मैक्सिमम पूछा था आपसे, ऐसे आप बता देंगे। ये क्वेश्चन करना था आपको। इसी टाइप से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करो, 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम कार्बन लिख लो एक बार, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ये हेडिंग लिख चुके हो आप। फिर अब सीधा ऑप्शन लिखो, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम हीलियम। तो एक बार आप फाइंड आउट किया करो, वीडियो पॉज करके रफ कॉपी पे खुद फाइंड आउट किया करो, फिर समझा करो अगर नहीं आए तो। जैसे अब आपने इसको ट्राई कर लिया, अब हम देखते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच दिया है, यानी हाइड्रोजन सैंपल, गैस नहीं है, हाइड्रोजन एटॉमिक सैंपल की बात कर रहा है। तो 1 ग्राम को किससे डिवाइड करोगे, 1 से, कितना आया, 1 मोल आया। तो 1 मोल में कितने एटम होंगे सोडियम के, हाइड्रोजन के, एन एटम्स होंगे कि नहीं होंगे। सिमिलरली आगे कार्बन एटम का सैंपल दे रखा है, तो 1 ग्राम है, 1 डिवाइड बाई 12 इतने मोल आ गए। ठीक, तो एक 1 बाई 12 मोल है, तो इसमें कितने कार्बन एटम होंगे, इनटू में एन ए, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सोडियम सैंपल दे रखा है, तो 1 ग्राम है, तो एक सोडियम का वेट कितना रहता है, 23। ठीक, सोडियम का मोलर मास 23, तो 1 बाई 23 मोल आ गए, एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएंगे, सोडियम एटम्स आ जाएंगे। ऐसे करते हैं। डी वाला चेक करो, 1 डिवाइड बाई क्या करोगे, 4, ये मोल आ गए, हीलियम के मोल्स आ गए, इनटू में एन कर दो, ये क्या आ गए, 1 बाई 4 एन एटम्स ऑफ हीलियम। तो अब मैक्सिमम आपको बताना था, देख लो, ये 1 बाई 4 एन, ये 1 बाई 23, ये 1 बाई 12 और ये एन। तो सबसे ज्यादा किस में आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने रहते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको यह भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तब भी आपको करना पड़ेगा, आराम से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। हेडिंग आपने लिखी रखी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बताने हैं। ऑप्शन लिखो, ए में दिया गया 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम H2 गैस, गैस की बात हो रही है इस बार, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम CO2 एंड डी इज 1 ग्राम N2। एक बार आप फाइंड आउट करो, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, पहले आप खुद क्या करो। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो 1 ग्राम H2, तो 1 ग्राम H2 है, तो पहले मोल्स फाइंड आउट करो, 1 बाई 2 आएगा, 1 ग्राम है, डिवाइड बाई मोलर मास, 2 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे H2 में, इसमें हाफ मोल में कितने, इनटू में एन कर दो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा उसने, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। अब क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, यानी इसमें कितने आ जाएंगे, एन एटम्स आ गए हाइड्रोजन के इस सैंपल में। समझ आई कि नहीं आई। अब सिमिलरली अगर बी ऑप्शन की बात करें, तो बी ऑप्शन में 1 ग्राम ऑक्सीजन है, डिवाइड बाई क्या करोगे, 1 बाई 32,
ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आए। अगर इसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 1/32 Na में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा, 1/16 Na, ये आंसर आ जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन हो गया। सी को मैं इधर कर रहा हूं, तो सी को क्या करेंगे, अपना 1 ग्राम कार्बन है, CO2 है, तो 1 ग्राम CO2 किससे डिवाइड करोगे, 44 से, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक, इनटू में Na कर दो, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, एटम कितने हैं, CO2 के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम है, 3 एटम है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, क्या आया, 3/44 Na आ गया। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे नाइट्रोजन दे रखा है, 1 ग्राम है, डिवाइड बाई क्या करोगे, इसका मोलर मास, ये मैं डी ऑप्शन का सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो 1/28 इंटू में ये मोल्स आए हैं, तो Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 1/28 Na, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 आ गए। और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि N2 के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आ जाएंगे। अब देख लो, ये क्या है, 1/14, ये क्या है, 1/14 Na, और यहां पे क्या है, 3/44 Na, और यहां पे क्या है, ये आपका 1/16 Na, और वहां पे Na, तो सबसे ज्यादा एटम किस में है, थर्ड में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने थे, इनको नोट करो, फिर आगे फर्दर और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लो आप, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ गया इससे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें है ये बताना है। ऑप्शन ए लिखो, 5 लीटर N2 गैस एट STP, 5 लीटर N2 गैस एट STP। ऑप्शन बी, 0.5 ग्राम H2 गैस, 0.5 ग्राम H2 गैस। सी, 10 ग्राम O2 गैस, 10 ग्राम O2 गैस। डी में लिखो, 15 लीटर H2 गैस एट STP, क्या है, 15 लीटर H2 गैस एट STP। अब इसमें करना है, देखो 5 लीटर N2 गैस है STP पे, तो हमें पता है जब गैस दी गई हो STP पे, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4, ये आ गए इसके नंबर ऑफ मोल्स। और इसमें मॉलिक्यूल्स बताने आपको, तो क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, सिंपल है, समझा। अब नेक्स्ट देखो, 0.5 ग्राम H2 गैस, तो 0.5 ग्राम H2 गैस दी गई है, तो क्या करोगे, पहले मोल्स फाइंड आउट करो, 0.5 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है H2 का, 2, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, इनटू में क्या आ जाएगा, Na, ये क्या आ गया आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, है ना। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.25 Na, ठीक, ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट है 10 ग्राम O2 गैस, तो 10 ग्राम, इसको क्या करोगे, 10 डिवाइड बाई क्या करोगे, ऑक्सीजन का O2 का मास कितना है 32, तो 10 डिवाइड बाई 32, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई बाई Na, दीज आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या आ जाएगा 5/16, 5/16 Na। और अगर आप अप्रोक्स इसको लिखना चाहो तो ये 0.31 Na आएगा, ठीक। और ऊपर वाले को भी पॉइंट्स में लिख सकते हो, अप्रोक्स 50 मान लो उसको, तो 50 को 22 से अप्रोक्स आप डिवाइड कर रहे हो 0.2, और ये जाएगा आपका फिर अप्रोक्स 0.22 Na, इतना आएगा, ठीक। मैक्सिमम बताना, अभी डी ऑप्शन और बचा है, 15 लीटर H2 गैस एट STP, तो इसमें फाइंड आउट करने अपने को, कैसे करेंगे, 15 डिवाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई Na, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। इतने, ये 15 को 22.4 लीटर से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय Na कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसको भी पॉइंट्स में लिख लो, 15 को 22 से डिवाइड कर दो, ये मान लो आप 15 को क्या कर रहे हो, 22 से डिवाइड कर रहे हो, तो 22, अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करते जैसे बचपन में करते थे, 150 डिवाइड 22 है ना, तो पॉइंट ये किस पे जाएगा, 22, 6 जा 132 रहता ना, हाँ उसी पे जाएगा बस, 0.6 और समथिंग Na, इतना आएगा। तो अब देख लो सबसे ज्यादा इसमें 0.2, 0.2, 0.3, 0.6 सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। ये थोड़ा सा उससे अच्छा क्वेश्चन था जो हमने पहले किए। और नेक्स्ट वाला है सेकंड क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा इससे भी अच्छा है। तो अब आपको क्या करना है, ये एक साथ नोट कर लेना, आपको समझ आ ही गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो आप,
हेडिंग आपने लिखी रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन लिखो सीधा। ऑप्शन ए 18 ml ऑफ वाटर, लिखो 18 ml ऑफ वाटर। नेक्स्ट है 0.18 ग्राम वाटर, 0.18 ग्राम वाटर। ऑप्शन सी है 0.00224, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर स्ट्रीम एट एसटीपी, वाटर स्ट्रीम एट एसटीपी। नेक्स्ट है डी ऑप्शन 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। इसमें बताना है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे। सीधा क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एन, ये हम पढ़ चुके हैं। 18 ml वाटर है, अब उसने सिंपल वाटर लिख के दे दिया, तो वाटर गैसियस नहीं है। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम कि हम क्या करें 18 को 22.4 से डिवाइड कर दो। 18 को पहले लीटर में चेंज किया, 18 × 10⁻³ लीटर करके 22.4 से डिवाइड कर दो। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी लिखवाई थी कि ये गलती अपने को नहीं करनी है। अगर आपने अभी भी की है तो दोबारा भी इसको कट कर दो। अब इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है वाटर की डेंसिटी क्या रहती है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहती है, डेंसिटी ऑफ H2O 1 ग्राम पर ml, सबको पता है। यानी 1 ml का वेट कितना होगा, 1 ग्राम। 18 ml का वेट कितना होगा, 18 ग्राम। तो 18 ml को हम क्या लिख सकते हैं, 18 ml इज इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक। और 18 ग्राम के मोल्स कितने आएंगे, 18 डिवाइड बाई 18, भाई वाटर है, वाटर का मोलर मास 18 है, तो कितना आ गया 1 मोल। और मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, इनटू में Na, तो Na मॉलिक्यूल्स आ गए फर्स्ट ऑप्शन में। तो नेक्स्ट देखो 0.18 ग्राम वाटर, तो इसमें सीधा कर सकते हो 0.18 डिवाइड बाई 18 यानी 0.01 मोल, विच इज इक्वल टू 0.01 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऐसा कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं यार। सी ऑप्शन देखो 0.00224 लीटर ऑफ वाटर स्ट्रीम एट एसटीपी। अब आप बोलोगे सर ये वाटर वेपर्स बोल दो, वाटर स्ट्रीम बोल दो। एक्चुअली में वहां पे जो आपका नीट में लिखा हुआ था, यहां पे वाटर वेपर्स लिखा हुआ था। क्या लिखा था, वाटर वेपर्स एट एसटीपी, तो मतलब गैसियस वाटर है ना। आप बोलेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर के वेपर्स बन नहीं सकते। उसने कंडीशन बना के दी है आइडियल, वो उसने कैसे मेंटेन किया हमें नहीं मतलब, लेकिन उसने बता दिया कि वाटर वेपर्स है और एसटीपी पे है, यानी H2O गैसियस है, ठीक, और एसटीपी पे है। तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाई 22.4, वो लगा सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, 0.00224 डिवाइड बाई 22.4 है। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 22.4 इंटू 10⁻⁻⁴, इतने मोल लिख सकता हूं। डिवाइड बाई क्या करूंगा, 22.4 कर दूंगा, ये कैंसिल, यानी 10⁻⁻⁴ मोल आ गए। और यहां से लिख सकता हूं 10⁻⁻⁴ Na वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल है। ये आपको समझ आ रहा है सबको, ठीक। डी ऑप्शन में और फाइंड आउट करो। इसमें सिंपल सीधा सीधा लिख रखा है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, तो 10⁻³ मोल ऑफ वाटर में कितने आएंगे, 10⁻³ Na वाटर मॉलिक्यूल। अब आप चेक कर लो ज्यादा किस में आ रहा है। पहले ऑप्शन में कितना आया आपका, Na आया ऑप्शन ए में, सेकंड में आया 0.01 Na, और इसमें सी में आया 0.000 जो 10⁻⁴ Na बोल दो, या 0.00001 Na। और डी में क्या आएगा 0.0001 Na, है ना। इसमें आएगा, देखो इनका दोनों का अगर ऐसे लिखेंगे 0.0001 Na, और इसका कितना आएगा 0.001 Na। अब चेक कर लो, तो सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं, 1 Na ए में आ रहे हैं। मिनिमम पूछ ले तो सी आंसर आएगा। ये आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नीट ने पूछा था अभी 2 साल पहले, ठीक। कर सकते हो आप आराम से, इनको नोट करो, फिर हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। उसी का हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है, ये बताना है। ऑप्शन ए लिखो 224 ml CO2 गैस एट एसटीपी, लिखो 224 ml CO2 गैस एट एसटीपी। ऑप्शन बी 1.8 kg ग्लूकोज, 1.8 kg ग्लूकोज। नेक्स्ट लिखो 60 ग्राम H2 गैस, 60 ग्राम H2 गैस। डी ऑप्शन 1.5 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक। तो ये ऑप्शन आपने लिखे। ये क्वेश्चन एक बार आपको ट्राई करना है, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके ट्राई किया करो। अब देखो
मैं समझाता हूं आपको। पहले ऑप्शन से चेक करेंगे, 224 ml CO2 गैस एट एसटीपी, ये देखा आपने को। हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एसटीपी पे है और गैस है तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाई 22.4। तो इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो पहले। 224 ml को क्या लिखोगे, 224 इंटू 10 की पावर -3 लीटर, ये आ जाएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 22.4 इंटू 10 की पावर -2, ये भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 22.4, ये आ गया 10 की पावर -2 मोल, है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2 NaCO2 मोलिक्यूल, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक, अब 1.8 kg ग्लूकोज में देखते हैं। 1.8 kg ग्लूकोज, तो इसको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करो, 1800 ग्राम आ जाएगा। और ग्लूकोज का जो वेट रहता है वो कितना रहता है 180, तो 180 से डिवाइड करोगे कितना आया 10 मोल। और 10 मोल यानी हम क्या बोल सकते हैं 10, एक मोल में Na मोलिक्यूल्स होंगे, यानी 10 मोल में 10 Na मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। समझ आया कि नहीं यार। सिमिलरली आप सी ऑप्शन में फाइंड आउट कर लो, इसमें भी वेट देखा है 60 ग्राम H2 गैस, तो 60 डिवाइड बाई क्या करोगे H2 का मास 2, तो कितना आएगा 2 आ गया, तो ये 30 मोल आ गया। 30 मोल यानी 30 NaH2 मोलिक्यूल बोल दोगे। सिमिलरली लास्ट में कैसे करोगे, इसमें तो ऑलरेडी उसने क्या दे रखा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे, और हम Na में लिखते आ रहे हैं, तो इसको भी Na में लिखना चाहो तो इसको 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो, तो ये किस पे कटेगा 4 पे, और ये कटेगा 2 पे, 10 की पावर 2, और यानी 100/4 यानी 25 मोल आया। 25 मोल यानी 25 NaH2O मोलिक्यूल आ जाएंगे। और यहां से हमें समझ आ रहा है ऑप्शन ए में कितना आंसर आया है 10 की पावर -2 Na, बी में 10 Na, सी में 30 Na और डी में 25 Na। तो आंसर क्या आ जाएगा सी के मैक्सिमम आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन करना रहता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसको नोट एक साथ कर लेना अगर आपसे नहीं हुआ है, और आपने सोल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इतने आसान आसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CaCO3 हैज 2.4 ग्राम ऑक्सीजन। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CaCO3 हैज 2.4 ग्राम ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आपको बताना है। करो, इसको कैसे करेंगे सोचो कि कैसे किया जाना चाहिए, कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम, कि 2.4 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल CaCO3 में प्रेजेंट होगी। तो देखो CaCO3 जो है इसका मास देख लो कितना होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का कितना रहता है 12, और 3 ऑक्सीजन है कितना 48, टोटल 100। ठीक, ये ऑक्सीजन का वेट है 48, है ना। तो यानी 100 ग्राम अगर CaCO3 है तो उसमें 48 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है। तो हम ये बोल सकते हैं 48 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, क्या बोलोगे 100 ग्राम CaCO3, ऐसा बोल सकते हैं। और यहां पे 1 ग्राम किस में प्रेजेंट होगी, 1 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100/48 ग्राम CaCO3, ये कर सकते हो। और अपने पास कितनी है 2.4 ग्राम, तो 2.4 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 डिवाइड बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 2.4 ग्राम CaCO3। तो इसको ये कैंसिल करो, यहां से इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो 100/48 डिवाइड 2.4 है ना, इसको लिख लो, ये 0 कैंसिल कर दो, 10 इंटू 24, ये 2 पे कट जाएगा। ठीक, और ये 5 पे, यानी 5 ग्राम CaCO3 आएगा इसका आंसर। तो अपने को ग्राम में नहीं पूछा, मोल्स में पूछा है, तो मोल्स फाइंड आउट कर लो कितने आएंगे, 5 ग्राम है डिवाइड बाई 100, कितने आ गए 0.05 मोल ऑफ CaCO3 प्रेजेंट होगा। ये इतना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, लिखो इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखो, ये 2 रैंडम क्वेश्चन और हैं, ये पहले एक एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं तो एग्जाम में आ भी सकते हैं, लेकिन जो अभी हम पैटर्न कर रहे थे उससे थोड़ा हटके है। तो क्या लिखा देखो, आप क्वेश्चन लिखो साथ के साथ मैं बोल रहा हूं, 22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स 22.4 liter of water vapors at NTP when condensed to water 22.4 liter of water vapors at NTP when condensed to water
occupies an approximate volume of approximate volume of ऑप्शन फर्स्ट लिखो, ऑप्शन ए 18 लीटर, बी 1 लीटर, सी 1 ml, डी 18 ml। तो ये क्वेश्चन अपने को करना है, बहुत आसान है, देखो सिंपल है। मैंने आपको हमेशा बोला कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो मोल्स में करो। पूरी केमिस्ट्री मोल्स में चलेगी या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में चलेगी, कभी भी मार नहीं खाओगे। अगर आप ग्राम्स में इधर उधर कुछ और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, कभी भी मार नहीं खाओगे। आज से ही हैबिट डाल लो, अभी से जैसी हैबिट डालोगे वैसी हैबिट आपको पड़ेगी और आगे वैसी काम आएगी। क्योंकि मैंने बोला है अगर फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, जैसे कॉन्सेप्ट मैं सिखाता जाऊंगा वैसे ही आपको सीखते जाना है और उसी से मैक्सिमम बेनिफिट आपको होने वाला है। तो चलो अब देखते हैं 22.4 लीटर वाटर वेपर दे रखे एनटीपी पे। अब इसके मोल्स फाइंड आउट अगर करने हैं, वाटर वेपर्स दे रखे हैं, वाटर वेपर यानी H2O गैसियस है, तो यानी गैसियस के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। गिवन वॉल्यूम इन लीटर कितनी है 22.4 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, कितना आ गया 1 मोल आ गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब उसको कंडेंस कर दिया, ये वाटर वेपर 1 मोल वाटर वेपर्स को कंडेंस कर दिया गया। अब पूछ रहा है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, यानी ये H2O गैस था ना, H2O गैस को क्या बना दिया, H2O लिक्विड बना दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्या 1 मोल है, लेकिन रहेगा लिक्विड में भी 1 मोल। भाई वाटर का मास थोड़ा चेंज हो जाएगा, कोई गैस है उसको लिक्विड बना दो, लिक्विड से सॉलिड बना दो, मास तो सेम रहेगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो गैस हो चाहे लिक्विड हो, तो 1 मोल था गैस का, तो 1 मोल हमने क्या बना दिया, उसको लिक्विड बना दिया। अब लिक्विड में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम क्या करेंगे, यहां से अगर 1 मोल का मास बोले, 1 मोल वाटर का मास यानी कितना होता है 18 ग्राम, ठीक। लेकिन ग्राम में उसने पूछा नहीं, उसने वॉल्यूम में पूछा है। हमें पता डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी रहती है, डेंसिटी ऑफ H2O 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम का 1 ग्राम की वॉल्यूम कितनी है 1 ml है, 1 ग्राम 1 ml, 18 ग्राम की कितनी होगी 18 ml होगी। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा, आंसर डी आ गया। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लिख लेना है बाद में, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, अगर आपसे नहीं हुआ तो आप बाद में लिख लेना, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और उसको ट्राई करना एक बार फिर से। लिखो, मैं हेडिंग मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। इफ 224 ml of triatomic gas, if 224 ml of triatomic gas has a mass of 1 gram at 273 Kelvin and 1 atm pressure, if 224 ml of triatomic gas has a mass of 1 gram at 273 Kelvin and 1 atm pressure, then mass of one atom is 8.23 into 10 की पावर माइनस 23, 8.23 into 10 की पावर माइनस 23, ऑप्शन ए था ये। बी लिखो 2.08 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, 2.08 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। सी 5.53 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, 5.53 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। डी 6.24 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखना कैसे करेंगे इसको। इसमें क्या है, 224 ml ट्राइएटोमिक गैस दे दी 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे, यानी ये कैसी कंडीशन है, एसटीपी वाली कंडीशन है। और एसटीपी में ये कंडीशन है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेट डिवाइड बाई मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी है लीटर में एसटीपी पे, डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ऐसे करते हैं, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। तो अपने को वेट दे रखा है और वॉल्यूम दे रखी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन दोनों को इक्वल कर लो। और इन दोनों को इक्वल करोगे तो 1 ग्राम का मास दे रखा है, डिवाइड बाई मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम कितनी है 24 ml, ठीक ml है ना, तो इसको लिख सकता हूँ 24 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लीटर, ठीक, डिवाइड बाई 22.4, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 से कट जाएगा, यह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2, तो मोलर मास क्या आ जाएगा 1/10 की पावर माइनस 2, यानी 100 ग्राम आ गया। किसका आया 100 ग्राम, 100 ग्राम उसका मोलर मास आया है। कितने किसका आया है, मोलर मास आया है, यानी ट्राई एटोमिक गैस है। अब सुनना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं एक बार,
फिर आप लिख लेना इसको बाद में, यहां पे जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। अब देखना, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 100 ग्राम इसका क्या है, मोलर मास। 100 ग्राम यानी किसका है, 100 ग्राम आपका 1 मोल का मास है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये 1 मोल का मास है ना, और इसमें अगर हम देखें 1 मोल का मास, ट्राई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस मान लीजिए ये X3 गैस है, ठीक, समझ आ रही बात। यानी Na मोलिक्यूल्स का मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स, मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स कितना है X3 के, 100 ग्राम है कि नहीं है, समझ आया कि नहीं आया। अब एक बात बताओ, इसमें अगर हम बात करें एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है, तो अगर एक मोलिक्यूल में 3 एटम है तो Na में कितने होंगे, 3Na। तो मास ऑफ 3Na एटम्स अगर मैं लिख दूं तो क्या आएगा, तब भी 100 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि एक मोलिक्यूल में 3 एटम है तो Na में 3Na होंगे। लेकिन उसने पूछा एक एटम का मास, मास ऑफ 1 एटम क्या लिखोगे, 100 डिवाइड बाई 3Na, दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, समझ आ रही बात। तो 100 अपॉन 18, 10 की पावर 23 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर माइनस 23 ग्राम आ गया ये, इंटू में ये 100 डिवाइड बाई 18 कितना जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, 5.55, 5.55 है कहीं पे ऐसा ऑप्शन, 5.55 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, सी ऑप्शन है, ये आ जाएगा। तो ये दोनों थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे और आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लिखो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है अलग टाइप का, ये नोट करो फिर हम इसको सोल्व करेंगे। लिखो पहले आप, मैं बोलता हूं, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिखना वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखना वॉल्यूम 0.0018 ml, 0.0018 ml, यानी ये वाटर ड्रॉप की वॉल्यूम दे रखी है। एट ब्रैकेट बंद, एट रूम टेम्परेचर इज, एट रूम टेम्परेचर इज, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन ए 6.022 इंटू 10 की पावर 19, 6.022 इंटू 10 की पावर 19, नेक्स्ट है बी ऑप्शन 1.084 इंटू 10 की पावर 18, सी 4.84 इंटू 10 की पावर 17, डी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सबसे पहले तो ना आप कंडीशंस का ध्यान रखो, क्या दिया गया है, रूम टेम्परेचर दिया गया है, ठीक। अब रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होगा, तो वाटर की जो एक ड्रॉप है, वाटर की जो एक ड्रॉप है वो लिक्विड फॉर्म में होगी, उसकी वॉल्यूम दे दी 0.0018, कितनी दे दी 0.0018 ml, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप है, समझ आ रही बात। और हमें वाटर की डेंसिटी भी पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है 1 ग्राम पर ml, तो यहां से हम इसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यहां नहीं लगा सकते, बात रूम टेम्परेचर की हो रही है, वो एसटीपी पे लगाते हैं, और वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 22.4, वो फॉर्मूला गैसेस के लिए है और एसटीपी या एनटीपी पे है, यहां पे बात रूम टेम्परेचर की हो रही है। तो और वाटर उस पे लिक्विड है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है वॉल्यूम वाला, तो हमें मास वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर वॉल्यूम को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे उतना ही मास आ जाएगा 0.018 ग्राम, ये आ जाएगा यहां से। अब अपने पास मास है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, तो 0.0018 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा 10 की पावर -4 मोल, कितने मॉलिक्यूल आएंगे, यानी 10 की पावर -4 Na मॉलिक्यूल्स, ये बोल सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। इसने इसमें पूछा है, वैल्यूज में पूछा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 कर दो, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये कैंसिल हो गए, 6.022 इंटू 10 की पावर 19 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है, ए आंसर आपका आ जाएगा। देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ रखा है, हो सकता है आपसे नहीं हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है।
अगर पढ़ के ना जो चीज दी गई है आपको क्वेश्चन में, आप पहले ना जो दिया वो गिवन लिख लिया करो। जैसे मैंने वॉल्यूम लिख लिया, डेंसिटी हमें पता था, ठीक। फिर मुझे आइडिया आया कि क्वेश्चन को मैं आगे कैसे प्रोसीड करूंगा। पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते ही कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा ऐसे करना है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। लिखो, साथ के साथ लिखो, फाइंड मास ऑफ फॉलोइंग। मास ऑफ फॉलोइंग बहुत इजी है, ये अपने को करना है। देखो जैसे पहले दे दिया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन दे दिया, या ऐसे दे दे। सेकंड क्वेश्चन दे दिया 5 एटम ऑफ कार्बन दे दिया, ठीक। सी दे दिया आपको, थर्ड दे दिया आपको, थर्ड क्वेश्चन दे दिया 10 एटम ऑफ आयरन, ये दे दे। या और भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे हम बोल दें वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 दे दे, ठीक। और या और दे दे, और क्या दे सकता है, यहां पे आपको दे सकता है 20 मॉलिक्यूल ऑफ O2 दे दिया, ठीक। और भी कितने भी क्वेश्चन लिख लो, आपको दे दे 500 मॉलिक्यूल ऑफ आपको ग्लूकोज दे दिया, ठीक। ये क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन सेवंथ जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपका एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ C60H122, ये क्वेश्चन दे दिया। तो इनका फाइंड आउट करना आपने को, कैसे करेंगे? देखो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, समझ आ रही बात? इसका वेट फाइंड आउट करना है। आप जो AMU रटते रहते हो उसकी जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब भी हम करेंगे तो कैसे करेंगे, जो मेथड मैं सिखाऊंगा वैसे ही आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं मैं फर्स्ट। देखो कैसे करते हैं। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन का आपने क्या पढ़ा, जब एटॉमिक सैंपल हो आप बोलते हैं 1 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना है, इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं, Na एटम्स यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, वो भी तो 1 ग्राम ही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? और अपने को बताना किसका है, 1 हाइड्रोजन एटम का मास बताना है। कैसे बताओगे, 1 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये मास आ जाएगा ग्राम में। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें और कुछ भी नहीं है। जैसे 5 एटम ऑफ कार्बन दे दिया आपको, 5 एटम ऑफ कार्बन में हमें पता है कार्बन का 1 मोल का मास कितना होता है। भाई कार्बन का, अब मैं सीधा करूंगा, देखो एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिया, अब सीधे डायरेक्ट करूंगा। कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल होता है। अगर 1 मोल यानी Na एटम्स, तो 1 एटम का मास कितना आएगा, डिवाइड बाई Na। भाई Na का 12 ग्राम है, तो 1 एटम का कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई Na। पूछा कितने एटम का है, 5 एटम का, ये 1 एटम का है तो मल्टीप्लाई बाई 5 Na, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई Na इंटू में 5 ग्राम। थर्ड ऑप्शन देखो 10 एटम ऑफ आयरन, 10 एटम ऑफ आयरन दे दिया। भाई आयरन का मोलर मास कितना होता है, यानी 1 मोल का मास 56 ग्राम पर मोल बोलते हो, तो 56 ग्राम होता है 1 मोल का मास। तो 1 मोल यानी Na एटम्स ऑफ क्या, आयरन। तो Na एटम्स का मास है 56 ग्राम, तो एक एटम का कितना होगा, 56 डिवाइड बाई Na यानी एवोगाड्रो नंबर, ठीक। पूछा कितने एटम का है, 10 एटम का, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करो फोर्थ क्या दिया गया है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन का यानी H2 दे दिया, इस बार मॉलिक्यूल गैसियस की बात कर रहा है, तो H2 का मास कितना होता है, 2 ग्राम। 2 ग्राम किसका, 1 मोल H2 का, तो यानी 2 ग्राम तो है 1 मोल H2 का। 1 मोल H2 का मतलब क्या है, यानी Na मॉलिक्यूल्स का, तो Na मॉलिक्यूल्स का मास 2 ग्राम है। एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, 2 डिवाइड बाई Na। सिंपल यूनिटरी मेथड है, ठीक। एक मॉलिक्यूल का पूछा था, बता दिया आपने। इसी टाइप से अगर आप CO2 की बात करोगे,
कौन सा है? CO2 का, फिफ्थ में। भाई CO2 का O2 का पूछ रखा है, तो O2 का एक मोल का मास कितना होता है? 32, यानी NaO2 मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम होता है। तो एक मॉलिक्यूल का बताओ कितना होगा? 32 डिवाइड बाई Na, क्योंकि Na मॉलिक्यूल का 32 है, तो एक मॉलिक्यूल का 32 डिवाइड बाई Na। अब आपसे किसका पूछ रहा है? 20 मॉलिक्यूल्स का। एक मॉलिक्यूल का इतना है तो डिवाइड बाई 20 कर दो, ये ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। ठीक, और एग्जामिनर आपसे ना वहां क्वेश्चन ऐसे सोल्व कराएगा आपसे, देखो 32 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 20, ऐसे सोल्व करा के पूछेगा ना। और इसको पूरा भी सोल्व करा सकता है। जैसे अप्रोक्स किस पे जाएगा? 5.3 पे जाएगा, है ना। 5.3 को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 53, ये हो जाएगा 53 टू जा 106 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, या इसको लिख देगा 1.06 इंटू 10 की पावर 25 ग्राम। 10 की पावर -23 आएगा यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं 1.06 इंटू 10 की पावर -21 ग्राम। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे आंसर, इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट है 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1 मोल का मास कितना रहता है अपने को पता है? 180 ग्राम रहता है। यानी कितने मॉलिक्यूल्स का? Na मॉलिक्यूल्स का, यानी n, और एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? 180 डिवाइड बाई Na, ये आ गया 23 इंटू में, ये एक मॉलिक्यूल का है, 500 मॉलिक्यूल का पूछ रखा है, मल्टीप्लाई बाई 500 कर दो, और इसको एग्जैक्ट आप है ना 6 ही मान लिया करो, इसको सीधा 30 पे काट दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15, तो इसको लिख दो 15 इंटू ये 15 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -23, और इसको ये भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 की पावर 4, तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर -19 ग्राम आ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ वाला जो है, तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देख करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पे करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ C60H122, एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहां का पूछा हुआ है? एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो C60 12 कार्बन है, तो 12 एक कार्बन का है, तो 60 का कितना होगा? 12 इंटू 60, प्लस हाइड्रोजन का 1 रहता है और 122 हाइड्रोजन है, ये कितना आया? ये 720 प्लस 122 डिवाइड, ये कितना हो जाएगा टोटल करोगे तो? ये 842 ग्राम आ गया इसका मास आपका। ठीक, 842 ग्राम हम किसका बोलते हैं? एक मॉलिक्यूल का, नहीं एक मोल का। 842 एक मॉलिक्यूल का है, एक मोल मॉलिक्यूल का है, और एक मॉलिक्यूल का बताना हो तो डिवाइड बाई Na, क्योंकि एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये अप्रोक्स इसको लिखना चाहो तो ये पूरा कर जाएगा 14 पे, 140 पे अप्रोक्स कटेगा। अप्रोक्स में आंसर देना होता है -123 ग्राम, और इसको लिख सकते हो 1.4 इंटू अप्रोक्स -21 ग्राम। अप्रोक्सीमेट आंसर मैंने आपको दिया है। तो ऐसे अपने को क्वेश्चंस करने होते हैं। समझ आ रही बात? ये कैसे किया बताऊं? मैंने इसको सीधा मान लिया 840, और ये किस पे कटेगा? 14 6 जा 14, ठीक, 14 6 जा 84, सॉरी 14 6 जा 84, और ये 140, तो ऐसे लिखा मैंने ये अप्रोक्स मान करके। कैलकुलेशन मैं ऐसे ही करवाऊंगा आगे, मैं ये ऐसे कैलकुलेशन करवाऊंगा नहीं कि पूरे उसमें करवा रहा हूं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन हमेशा फिजिकल में बिल्कुल अप्रोक्सीमेट रहेगी, कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको कराए, ये सारे मोल कॉन्सेप्ट पे सारे टाइप मैंने करवा दिए। बाकी आप एक्सरसाइज में करेंगे या जो टेस्ट अपने हैं तो टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस में करेंगे। तो इनको लिखो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अब लिखो नया टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। लिखना चाहो तो दोबारा लिख सकते हो। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो इतना आसान सा है, जैसे हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, आयरन, Ag, Au, ये सब क्या है? कॉपर, ये सब क्या है? एटम्स है, जो सिंगल लिखा हो। ठीक, H2 लिख दिया तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट लिख लो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लिखो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 atoms। ठीक है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 atoms।
वो सेम भी हो सकते हैं, विच में भी सेम और डिफरेंट। जैसे भाई हाइड्रोजन के 2 एटम मिलाओ, H2 बन गया, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलाओ, O2 मिल गया, बन गया, नाइट्रोजन के 2 एटम मिलाए N2 बन गया, क्लोरीन के 2 मिलाए Cl2 बन गया, ऑक्सीजन के 3 मिलाए O3 बन गया, फास्फोरस के 4 मिलाए P4 बन गया, और सल्फर के 8 मिलाए S8 बन गया। वैसे ही एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl बन गया, ठीक, H2SO4 बन जाएगा ऐसे ही, ठीक, SO3 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, CO बन जाएगा। ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स। ये हमें अच्छे से समझ में आता है। अब नेक्स्ट लिखो, हमने जब मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मोल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मैनी एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्या पढ़ी थी? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मैनी एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये हमने पढ़ा था। अब यहां पे बात ये आ जाती है, क्वेश्चन मेरा ये है, ये लिखो, वाई C12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड एटम। हमने हर जगह इसी को क्यों लिया, स्टैंडर्ड एटम क्यों लिया, ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। लिखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है, जो कार्बन 12 है हर जगह अवेलेबल है, मतलब हर जगह कार्बन तो बहुत ज्यादा है, हर जगह कार्बन आप देख रहे हो। कोयले में क्या है? कार्बन, चारकोल, ग्रेफाइट, सब जगह कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, कार्बन ही कार्बन है, हर चीज में कार्बन है, ठीक। तो ये क्या है? इजिली अवेलेबल था। एक तो सबसे पहली बात, इजिली अवेलेबल। सेकंड पॉइंट, नॉट वेरी रिएक्टिव, मतलब जो कार्बन 12 है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये भी एक रीजन था। अब जैसे हमने कार्बन को स्टैंडर्ड एटम लिया है, जो हम कार्बन का एटम लेते हैं, तो कार्बन का एक एटम का जब हम 1/12 पार्ट लेते हैं ना, तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 AMU बोल देते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ एटम्स की। जो एलिमेंट्स के हमने वेट मेजर किए गए थे तो इस यूनिट से किए गए थे। जैसे हम नॉर्मल क्या करते हैं? 1 kg 2 kg में करते हैं, या क्विंटल में करते हैं, या टन्स में करते हैं, लेकिन इनका मास बहुत कम होता है, तो इनके लिए हमने यूनिट बनाई थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो अभी हम पढ़ेंगे। समझ आ रही ना बात? तो उसमें हम क्या बोलते हैं? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इस पे अपने को नहीं जाना। हम वापस आते हैं, ये स्टैंडर्ड एटम लिया गया था कार्बन। कार्बन ही क्यों स्टैंडर्ड एटम लिया गया वेट मेजर करने के लिए? वो इसलिए लिया गया क्योंकि अगर इसकी जगह मान लीजिए हम हाइड्रोजन ले लेते, तो हाइड्रोजन क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन का जब एक एटम लेके आते, आप उसको एज ए स्टैंडर्ड एटम लेते, तो वो किसी से रिएक्ट कर जाता, उसका एग्जैक्ट मास नहीं आता। समझ आई बात? और यहां पे ये दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही अनरिएक्टिव है, इनर्ट भी नहीं है। जब भी हमें रिएक्शन करवानी पड़ती है तो रिएक्शन कर जाता है। तो इसीलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी कार्बन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बात है, ठीक। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो आइसोटोप्स रहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइसोटोप। तो जो इसके आइसोटोप थे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तो उनसे इजिली सेपरेट इसको किया जा सकता है। इट इजिली, क्या लिखेंगे? इजिली सेपरेबल फ्रॉम आइसोटोप्स। आइसोटोप यानी इसके कौन से थे? C12, C13, C14। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये तो इजी पॉइंट आपको देखते ही समझ में आ गए होंगे। अब ध्यान से सुनना। देखो क्या था, हमें एटॉमिक मास यूनिट बनानी थी, हमें एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट बनानी थी जिसके बेस पे हम सभी एलिमेंट्स के मास डिफाइन कर सके, स्टैंडर्ड मास सबके डिफाइन कर सके। अब देखो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहेंगे कि सभी एलिमेंट्स का मास क्या आए, किस में आए? एक होल नंबर में आए। या आप ये चाहते हो कि हमें ये याद रखना पड़े 1.3 लिख दिया, किसी का 13.98 है, या किसी का 14.23 है ना, 16.85 है। आप ऐसे मास याद करना चाहोगे या ऐसे 1 2 3 4 5 कैसे करना चाहेंगे? 1 2 3 4 5 इजी है। तो जब हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एटम को एज ए स्टैंडर्ड एटम ले रहे थे और उनके कंपैरिजन में हम जब मास मेजर कर रहे थे तो सबके होल नंबर नहीं आ रहे थे। और जब हमने कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट लिया, उसका मास मेजर किया गया, तो वो सबसे लाइटेस्ट था। वो मतलब हाइड्रोजन से भी लाइटेस्ट था,
है ना, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम है तो उससे कंपेरेबल था, और इजिली हम दूसरे एटम्स का भी मास कैलकुलेट कर सके, और वो सभी होल नंबर में आए थे। समझ आई बात? तो इसको लिखना अपने को एक बार समझो कि हमें एक तो होल नंबर में चाहिए था, दूसरा हमें क्या चाहिए था, दूसरा हमारे लिए सबसे जो लाइटेस्ट एटम है हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन का भी तो, अब हाइड्रोजन का मास ऐसे ऐसे याद करना चाहोगे क्या, 0.5 या 0.3 या 0.2? हमने क्या किया, जो इसका 1/12 पार्ट था, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम इज कंपेरेबल टू मास ऑफ 1/12 मास ऑफ, चलो मैं लिख देता हूं साथ के साथ लिख लो, मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप is comparable to mass of hydrogen atom, mass of hydrogen atom which is lightest atom, which is lightest atom, जो सबसे हल्का एटम है। भाई सबसे हल्के एटम से भी कंपेरेबल था, और इसका मास भी हम अब आगे देखेंगे 1.008 AMU आया था। तो आप एक बार ये लिख लो, और ये बातें ध्यान नहीं रखनी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, कार्बन 12 ही क्यों लिया गया, ताकि एक तो होल नंबर में आ गए इसके मासेस, जब हमने मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को एज ए स्टैंडर्ड मास लिया, और दूसरा ये जो लाइटेस्ट एटम था यानी हाइड्रोजन एटम से इसका मास कंपेरेबल था, वो यानी मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कंपेरेबल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज लाइटेस्ट एटम। एक ये रीजन था। तो सबसे मेन रीजन 5th था, बाकी आप पढ़ लेना एक बार और इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक तो हम इसको AMU भी बोल देते हैं, और इसको स्मॉल u से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास, u स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रहा है आपको? ठीक। अब देखो, अब हमें देखना है, एक हमने क्या किया था, कार्बन का एक एटम लिया, ये कार्बन का एक एटम है, ठीक, और इस एटम के हमने 12 टुकड़े कर दिए ऐसे। समझ आ रही बात? ऐसे 12 टुकड़े कर दिए, और ये कार्बन 12 एटम क्यों लिया गया वो मैं पहले बता चुका हूं। तो इसके ऐसे 12 इक्वल पार्ट किए गए, ये ऐसे, ठीक है, और इनमें से हमने एक एटम, एक पार्ट अलग निकाल लिया, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने अलग कलर फिलअप कर दिया है, येलो कलर फिलअप कर दिया, आपको अलग से नजर आ रहा होगा, और इसको हमने अलग निकाल लिया, इस पार्ट को, ठीक। दिस इज 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। ये क्या है? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। चलो अब लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अगर बात की जाए, देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, हमें पता है कार्बन 12 कितना था, 1.992648 इंटू 10 की पावर -23, ये था अपने लिए। अब इसका 1/12 करना है। एक्चुअल में जो AMU है ना, AMU, व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट। इट इज 1/12 ऑफ, AMU इज, हम बोलेंगे AMU इज 1 मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, या एटम बोल दो, ठीक है। समझ आई बात? यानी जैसे हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट कर रखे हैं, भाई 1 kg मास है, 1 kg मास 1 मीटर है ना, ये लेंथ के लिए, मास के लिए। तो ऐसे हमने जो छोटे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनका मास मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई, जो क्या थी? AMU थी, 1 AMU। तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, वो रहेगा। तो हमें अब 1 एटम का मास पता है, तो इसका 1/12 मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम या आइसोटोप क्या आएगा?
1.992648 डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये ग्राम में है, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ आ रही बात? और इसको और शॉर्ट लिखना है तो हम इसको और लिखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और हम लिख सकते हैं 1 AMU। समझ आई बात? ये है सिंपल फंडा। अब देखो, मान हमें एक बात का पता है, जैसे हम बोलते हैं 100 kg को क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल। अब मैं बोल दूं आपको 1000 में कितने क्विंटल है, तो आप क्या करोगे, 1000 kg में कितने क्विंटल आपसे पूछा गया, तो 1000 kg को 100 से डिवाइड कर दोगे तो 10 क्विंटल आ जाएगा। तो वैसे ही हमें किसी का मास AMU में फाइंड आउट करना था, तो इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो AMU में होगा। जैसे अब सिंपल एक करके देखते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना था, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया वो आया 1.6763 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, तो जब इसको हमने AMU में कैलकुलेट करना था, हमने क्या किया, 1.6763 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाई 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड कर दिया, ये AMU में आंसर आ गया। ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये थोड़ा सा बड़ा है ऊपर वाला, नीचे वाला थोड़ा सा छोटा है, तो इसका आंसर जो आ रहा था 1.0, ये आएगा 1.0078 AMU, या इसको हम बोल देते हैं 1.008 AMU। ऐसे कैलकुलेट किया था, तो ऐसे इसका मास आया था 1 AMU। ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही जब हमने मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट किया था सिमिलर वे में, वो आया था आपका 15.9959 AMU अप्रोक्स, इतना आया था। तो इसको हमने अप्रोक्स क्या बोल दिया, 15.99 था तो इसको हमने 16 AMU बोल दिया, जो आजकल हम बोलते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन का 14 आया, कार्बन का 12 था, ठीक, आयरन का 56 आया अप्रोक्स, है ना, तो सोडियम का 23 आया। तो सबके ऐसे कैलकुलेट किए गए थे, सिंपल सबका मास कैलकुलेट किया एक एटम का, फिर उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया AMU से, तो सबके मासेस किस में आ गए, AMU में आ गए। यानी हम अगर बार बार ये बोलते हैं, कैसा लगता, हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन का मास 1.6763 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो बहुत अजीब लग रहा ना। आप सीधा सिंपल क्या बोल रहे हो, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 AMU, अप्रोक्स 1 AMU, 1.008 AMU बोल दो, या तो सीधा इसको हम 1 AMU ही बोल देते हैं। ऐसे ही मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 AMU। अगर वैसे वैल्यू बोलोगे आप 10⁻⁻24 ग्राम में, थोड़ा बोलने में भी अटपटा लगेगा। समझ आ रही बात? तो ऐसे कैलकुलेट किए गए थे सबके मास, ये एटॉमिक मास यूनिट है, इसको नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? तो डेफिनेशन लिख लो मेरे साथ साथ भाई। एटॉमिक मास मींस एक एटम का मास, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम AMU में। यानी ये क्या डिफाइन करता है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने गुना भारी है, तो उसको कहते हैं हम एटॉमिक मास। ठीक है, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर, it is defined as the number which represent how many times mass of an atom of an element is heavier than mass of 1/12 of कार्बन 12 एटम। क्या लिख दोगे, कार्बन 12 एटम, यहीं लिख देते हैं। समझ आई बात? तो इसको कहते हैं एटॉमिक मास, और इसकी यूनिट क्या है, AMU। जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 AMU बोलते हो,
ठीक। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात की जाए क्या बोलते हैं, अप्रोक्स 14 AMU बोलते हैं, ठीक। और कार्बन 12 की बोल दी जाए, कार्बन 12 का 12 AMU है ना ऐसे। और ऑक्सीजन की बात की जाए 16 AMU है, आयरन की बात की जाए 56 AMU है, सोडियम की बात की जाए 23 AMU है, कॉपर की बात की जाए अप्रोक्स 63.5 AMU है। तो ऐसे हम लोग करते हैं, समझ आ रहा है आपको, ठीक। ये एटॉमिक मास यूनिट है, ये एटॉमिक मास है। तो सिंपल सा है भाई, एक एटम है, एक सिंपल एटम लिया, हमें ये देखना है कि वो कितने गुना भारी है, किससे, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक, उससे कितने गुना भारी है, बस। तो ये एटॉमिक मास आ जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, वो हेडिंग डालो। ये तो आसान था, लिखो। यहां से आपको दिक्कत स्टार्ट होती है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इसको लिखोगे GAM, कैपिटल में GAM। और इसको क्या बोलते हैं हम, और क्या बोलते हैं, और मास ऑफ 1 ग्राम एटम, ये कहलाता है आपका ग्राम एटॉमिक मास। अब ध्यान से सुनना, जब हम एटॉमिक मास को, व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, सिंपल डेफिनेशन है। तो लिखो इसमें, व्हेन, साथ के साथ लिख लो, व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, GAM। समझ आ गया, ऐसे करना है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम का, हमने मास जब बोला 1 AMU बोला, अगर हम बोले ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 1 AMU, नहीं, क्या बोलोगे, 1 ग्राम। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ, क्या बोलोगे, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। समझ आई कि नहीं आई बात। और थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है भाई, 1 ग्राम क्या होता है हाइड्रोजन का, मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा दी मैंने आपको, यहां पे ये क्वेश्चंस में यूज होती है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यानी 1 ग्राम एटम क्या है, 1 मोल एटम। अगर आपको कभी ग्राम एटम की बात कर रहा ना, तो सीधा समझ जाना मोल एटम की बात कर रहा है। 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल एटम, 5 ग्राम एटम यानी 5 मोल एटम। समझ रहे हो। और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को बोल दिया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोल दिया, मैं क्या बोलूंगा 16 ग्राम, यानी ये बोल दूंगा मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है। यस, इसको और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ, भाई 16 ग्राम क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है, ऐसे बोल देंगे मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, यही तो बोलेंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, ठीक। यानी हम यहां से एक बात सीख गए हैं कि क्या बोलेंगे हम, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू ऑलवेज 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या बोलोगे 1 मोल, यानी 1 ग्राम, या ऐसा बोल दो ग्राम एटम इज इक्वल टू मोल एटम। समझे कि नहीं समझे। बस आपको ये फंडा याद करना है। कभी भी ग्राम एटम आपको फाइंड आउट करने की बात बोल दे, आपको कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, सीधा क्या फाइंड आउट करने, उसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, वही वैल्यू दे दोगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर पूछता है कि ग्राम एटम बताओ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्राम एटम है क्या चीज, समझा। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। जैसे यहां पे कर लेंगे एक क्वेश्चन, फाइंड, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन फॉलोइंग, ऐसे आपको दे दिया, जैसे ये आपको दे दिया इन फॉलोइंग, कैसे करोगे, पहला दे दिया, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे को दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन 10 kg कैल्शियम दे दिया, और सेकंड क्वेश्चन मेरे को दे दिया 1000 कार्बन एटम। समझ आ रहा है।
इसमें पूछ रहा है मेरे को ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब समझ जाओ, नंबर ऑफ मोल एटम पूछ रहा है। यानी आपको उसने अपने आप अंडरस्टूड है, उसने यहां पे एटॉमिक सैंपल दिए हैं, कैल्शियम का सैंपल दिया, कार्बन एटम का सैंपल दिया है। वो क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है बस, ओनली क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ, पहले का आंसर नंबर ऑफ ग्राम एटम बताने आपको, नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखना, नंबर ऑफ ग्राम एटम है, लेकिन माइंड में क्या चलेगा, नंबर ऑफ मोल एटम, नंबर ऑफ मोल एटम। वेट दे रखा 10 kg, किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करो, 10,000 ग्राम हो गया। कैल्शियम का मास कितना होता है, एक मोल का मास 40 ग्राम, तो 40 से डिवाइड कर दो, 40 से डिवाइड कर दो, ये कर दिया, कितना आएगा यहां पे 250 ग्राम एटम आ गए, ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम आ गया। ये क्वेश्चन था, वेरी सिंपल। अब आप बोलोगे सर दूसरा कैसे करेंगे, जैसे अगर अभी हम दूसरे की बात करें तो दूसरा कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो सेकंड जो करना है अपने को, सेकंड क्या कर लें, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम दे रखा अपने को, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम से अपने को नंबर ऑफ मोल आइटम फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम, एक्चुअल में हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल एटम। तो 1000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ एटम दे रखे, डिवाइड बाई एन क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम। ऐसे करते हैं, ये यहां पे ऐसे कर लेना, कहीं इसको कंफ्यूज हो जाओ। समझ आ रही बात। तो आपको जब भी ग्राम एटम पूछेगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल एटम पूछ रहा है, और मोल के फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है ऐसे क्वेश्चंस करने। तो इनको, इसको लिखो अच्छे से, समझ के। एटॉमिक मास कुछ नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो ओनली एंड ओनली ये है, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल एटम। यानी आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल एटम, और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी में उलझे रहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछ लिया, समझ में ही नहीं आया। तो बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछते ही नंबर ऑफ मोल एटम करेंगे। अब आगे का बता दूं आपको, अब यहां पे हम एटम की जगह मॉलिक्यूल कर देंगे बस, एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में लिख देंगे इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स ए मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या लिखोगे, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जहां पे हमने ग्राम एटम लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, हम ग्राम मॉलिक्यूल लिख देंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूल को मोल मॉलिक्यूल कह देंगे। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछेगा, वहां पे नंबर ऑफ हमें मोल मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने। तो ये लिखना है, इसके बाद जल्दी जल्दी लिख लेंगे, जल्दी से इसको लिख लो एक बार। नेक्स्ट लिखो मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, जहां पे हमने एटम लिखा था वहां पे क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूल लिख देंगे। लिखो इट इज द नंबर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर which represent how many times a molecule is heavier than mass of, या heavier than mass of लिखने की जरूरत नहीं है, heavier than लिख दिया तो heavier than 1/12 of mass of कार्बन 12 एटम। बस सिंपल है, समझ आ रही बात। जैसे अगर हम लिखेंगे, अच्छा यूनिट इसकी भी क्या आएगी, AMU आएगी, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। जैसे अगर हम बात करें भाई मोलिकुलर मास ऑफ MM लिख देते हैं, बार बार बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। मोलिकुलर मास ऑफ H2 कितना आएगा, 2 AMU। समझ आ रही बात। O2 का पूछ ले, O2 का कितना लिखोगे, 32 AMU। CO2 का पूछ लिया 44 AMU। N2 का पूछ लिया, N2 का कितना बोलोगे, 28 AMU। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट ग्राम मोलिकुलर मास और GMM बोलते हैं इसको, और मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, जैसे वहां पे लिखा था 1 ग्राम एटम, बिल्कुल सिंपल वैसा ही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये क्या लिखेंगे, व्हेन मोलिकुलर मास
is defined in grams is called ग्राम मोलिकुलर मास। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो, ये ग्राम मोलिकुलर मास है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, अब अपने को समझना है। जैसे कोई भी है भाई, H2 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, 2 ग्राम होगा। O2 का कितना होगा, 32 ग्राम होगा। CO2 का कितना होगा, 44 ग्राम होगा। बस AME को क्या लिख देना, ग्राम, उसमें ग्राम्स में लिख देना। जैसे मैं लिखूं GMM ऑफ H2 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, 2 ग्राम। और इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2। समझ में आ गया नहीं यार? इसी बात को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 ग्राम क्या है, 2 ग्राम यानी 1 मोल H2 का मोलिक्यूल है ना, 1 मोल H2 का मास है। मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ H2, ये भी लिख सकते हैं। यहीं पे आप लिखना चाहो, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना, 44 ग्राम लिखोगे, यानी मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2, ये लिख देंगे। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 44 ग्राम क्या है भाई, 44 ग्राम क्या होता है, 1 मोल CO2 का मास। ऐसे बोल दो, मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ CO2। यहां से हमने क्या सीखा, 1 ग्राम मोलिक्यूल, अगर अपने को ग्राम मोलिक्यूल बोल रहा ना, उसका मतलब क्या है, ग्राम मोलिक्यूल का मतलब है मोल मोलिक्यूल। मान लीजिए मेरे से क्वेश्चन में पूछे फाइंड हाउ मैनी ग्राम मोलिक्यूल आर देयर, तो मैं क्या समझ जाऊंगा, यानी मेरे से नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है उसके, बस ये करना। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स इन फॉलोइंग, ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं इसी को कर रहा हूं, इसमें कैसे फाइंड आउट करूंगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को दे दिया, ए दे दिया, मेरे को दे दिया 9.6 kg O2 मॉलिक्यूल, O2 गैस, इसके ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। और बी क्वेश्चन मेरे को दे दिया कि 1.5 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे या यहाँ पे 1.5 की जगह 3 लिख लो, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे 9.6 है। नेक्स्ट क्या करेंगे, आंसर फाइंड आउट करना है, यानी इनके हमें ओनली एंड ओनली मोल्स फाइंड आउट करने हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, लिखेंगे वही जो उसने पूछा है, लेकिन फाइंड आउट क्या करेंगे, माइंड में क्या चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर रहे हैं। 9.6 kg है तो उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 9600 ग्राम आ गया, ठीक, डिवाइड बाय 32, कितने ग्राम मॉलिक्यूल आ गए, कितने आ जाएंगे, 300 आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट वाले में फाइंड आउट करना है, बी वाले में कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल लिखो तो लिख लो यहां पे, नहीं तो कोई जरूरत तो है नहीं। बी वाले में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैसे, इसमें भी क्या करोगे, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 1.5 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23 कर दो। ये तो नीचे 10 आ गया और ये 4 पे कट गया, 1/40 मोल ग्राम मॉलिक्यूल आ गया, या मोल बोल दो। ये करना था इसमें, बस लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, बस समझना वही है, मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल लिखते ही आप क्या समझ जाएंगे कि वो मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने की बोलता है, आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करके आंसर दे दोगे, वही आंसर है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मैंने बहुत जोर देके समझाया आपको, मेरे ख्याल में अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, छोटे से टॉपिक और बचे हैं, सिंपल। सबसे पहला लिखो एक्चुअल मास। एक्चुअल मास बहुत आसान है, लिखो इसमें, इट इज मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। समझे, सिंपल है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, बहुत सिंपल है। देखो जैसे आपसे पूछ लिया एक्चुअल मास ऑफ, मान लीजिए मेरे से पूछ लिया हाइड्रोजन, H2 पूछ लिया, H2 का पूछ लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं H2 का मास जो होता है 1 मोल का 2 ग्राम होता है। समझ आ रही बात,
एक मोल यानी एन मॉलिक्यूल्स का, लेकिन मुझे क्या बताना है, एक्चुअल मास यानी एक मॉलिक्यूल का बताना है। तो एन मॉलिक्यूल का कितना है, एक मोल मॉलिक्यूल का 2, तो डिवाइड बाई एन कर दो, इतने ग्राम इसका एक्चुअल मास है। मेरे को पूछ ले मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कार्बन पूछ ले या सोडियम पूछ ले, क्या करूंगा, कार्बन का कितना रहता है 12 ग्राम पर मोल लिखते हैं, यानी 12 मोल एटम्स का, है ना, मतलब एक मोल एटम का, यानी एन एटम्स का। ठीक, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना है 12 ग्राम, डिवाइड बाई एन कर दोगे तो एक एटम का मास आ जाएगा, और एक एटम का मास ही क्या कहलाता है, एक्चुअल मास। यानी आपको एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास बताना होता है, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है एवरेज मास। एवरेज मास में हम दो चीजें पढ़ते हैं। एवरेज मास में दो टाइप से करते हैं, ये व्हेन आइसोटॉप्स का फाइंड आउट करते हैं ना। एवरेज मास फाइंड आउट करना है आइसोटॉप्स का, कैसे करेंगे देखो, जैसे पहला टाइप वन, इफ परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स इज गिवन, ये आ जाए। इस टाइप में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें सिंपल सा है, मान लीजिए m1 मास दे रखा है एक का, दूसरे और x1 इसकी परसेंटेज दे रखी है, m2 मास दे रखा है, x2 परसेंटेज दे रखी है। ठीक, और भी दे सकता है m3 x3, ऐसे दे सकता है ना। तो हम इसका एवरेज मास जब भी फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे भाई, सिंपल सा फंडा है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, है ना, प्लस डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज आपकी हमेशा कितनी आएगी, टोटल 100 आती है। ठीक, ये कर देंगे, ऐसे करते हैं, ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। समझ आ रही बात। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे को दे दिया क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन 35 है ना, इसका दे दिया मेरे को 75% मास, है ना, 75% एंड क्लोरीन 37, और क्लोरीन 37 का दे दिया मेरे को कितना 25%। इसका मेरे को एवरेज मास बताना है, कैसे बताऊंगा, देखो एवरेज मास इसका फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, Cl का कितना 35, भाई इसका क्या करोगे, पहले मास कितना है 35 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंटेज 75 प्लस 37 मास जिसका है परसेंटेज 25 डिवाइड बाई 75 प्लस 25, यानी टोटल डिवाइड बाई 100। तो कैलकुलेट करके देखना 35.5 आएगा, ये होता है। और अगर एवरेज अपने को ये बोल दे टाइप 2 में, टाइप 2 ये भी आसान है, इफ फ्रैक्शन ऑफ आइसोटॉप्स इज गिवन, अगर ऐसा कर दे तो इसमें क्या करेंगे, फ्रैक्शन दे रखा है भाई, एक का मास m1 है, उसका फ्रैक्शन f1 है, m2 है, फ्रैक्शन f2 है, तो उसमें सिंपल एवरेज मास ऐसे करेंगे, देखो एवरेज मास इज इक्वल टू m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3 प्लस m4 f4, ऐसे कर देंगे। समझ आ रही बात। जैसे इसी का ले लो, मान लीजिए इसको ना एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे देता, क्लोरीन दे दिया आपको यहाँ पे 35 और इसका फ्रैक्शन दे दिया 0.75, ठीक, एंड क्लोरीन 37 इसका फ्रैक्शन दे दिया कितना 25। समझ आ रही बात। तो इसका एवरेज मास कैसे करोगे, एवरेज मास करते टाइम m1 35, f1 कितना है 0.75 प्लस 37 इंटू में 0.25, कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये करना था अपने को। ये तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, तो मेरे ख्याल में आपको पता भी हो गया, आसान सी है, नोट करना है तो कर दो। ये तो बहुत पहले पूछे जाते थे, आजकल आ भी जाए तो इसमें क्या है, लिख लेंगे, ओनली कैलकुलेशन का पार्ट है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैज फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, ये कंपोजिशन दे रखी है, लिख लो साथ के साथ। 200 एक्स का जो आइसोटोप 200 है उसकी 90% कंपोजिशन है, और जो एक्स का 199 है उसकी 8% कंपोजिशन है, जो एक्स का 202 है उसकी 2% कंपोजिशन है। ठीक, ये कंपोजिशन दे रखी है। देन लिखो फिर आगे, देन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एक्स इज, देन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एक्स इज, पहला है 201 AMU, ऑप्शन ए 201 AMU, ऑप्शन बी 202 AMU, सी में है 119 AMU, डी इज 200 AMU।
तो ये आपको बताना है, इसमें कुछ भी नहीं है, वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। एवरेज मास फाइंड आउट करना है, क्या करोगे 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 और डिवाइड बाई 98 प्लस 2 कितना आ जाएगा 100। ये सॉल्व करना है। देखो एक तो ये मेथड, इसको सॉल्व करो, नहीं सीधा डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। जो मैक्सिमम परसेंटेज आपकी होगी ना उसके क्लोजेस्ट आंसर आएगा हमेशा, चाहे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो। यानी इसका आंसर डी आएगा, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना। करना चाहो तो जैसे 18,000 तो ये हो गया। अब इसकी 199 इंटू 8 करोगे तो इसका क्या आएगा 8 9 जा 72 और 8 9 72 और 7 9 8 1 ये 15 और प्लस ये 404 डिवाइड बाई 100। इसको टोटल कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 2 6 और ये 9 और ये आएगा आपका 5 और 4 9 और 8 और 1 9 और ये 1 और 1 सॉरी 1, ठीक, डिवाइड बाई 100 यानी 199.96 AMU। बताओ क्लोजेस्ट आंसर कौन सा माना जाएगा, 200 माना जाएगा कि नहीं। तो ऐसे करना रहता है। तो ये था आपका आसान सा लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो पहले ही आप PDF नोट से पढ़ के आ सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और आज के लेक्चर में हमने मेन तो मोल कॉन्सेप्ट खत्म किया है। जो लास्ट वाला पार्ट था ये तो बहुत सिंपल सा था। इसमें हमने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, AMU एटॉमिक मास यूनिट वो देखी है और एवरेज एटॉमिक मास देखा है। तो खास तो इसमें पढ़ने वाला है नहीं, जैसे NCERT से अगर पढ़ना चाहो तो ये पेज नंबर 13 पे है मेरी NCERT में। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास और एवरेज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास और एक फॉर्मूला मास दिया गया है। ये फॉर्मूला मास कुछ भी नहीं इसमें पढ़ने में। फॉर्मूला मास जैसे हमने क्या किया, भाई CO2 के लिए हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, O2 के लिए मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। अगर यहीं पे NaCl दे दिया जाए तो हम इसके लिए लिखेंगे फॉर्मूला मास, है ना, आयनिक क्रिस्टल्स के लिए, ठीक, फॉर्मूला मास, ठीक, क्योंकि ये जो इसके आयंस ये क्या है कंपोजिशन, जो इसकी Na प्लस और Cl माइनस है, यानी एटम्स की फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसके ये आयनिक क्रिस्टल्स को यानी इन सॉलिड्स को हम फॉर्मूला मास यूज करते हैं इसके लिए। मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ऐसे कर लेंगे। तो ये भी पढ़ लेना बेसिक फॉर्मूला मास इसमें से, और कोई जरूरत है नहीं, बस इतना ही। NCERT में एक ही पेज पढ़ना आपको, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेज आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। और बाकी NCERT से आप अगर कल पढ़ के आना चाहो तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह एक बार जस्ट रीडिंग लेके आ सकते हो। परसेंटेज कंपोजिशन भी यहाँ पे दी गई है, वो पढ़ के आ सकते हो, है ना। ये करेंगे और इंपेरिकल फॉर्मूला करेंगे, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया है। ये एक साथ ही दे रखे सारे, एक बार NCERT में आप देख लेना और ये पढ़ लेना। तो 3 लेक्चर हो गए। अब मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से करो, जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए उस पे। और आज वाले तो ज़्यादा कोई कुछ है ही नहीं। बाकी DPP से एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना डेली के डेली, वो तो आपको करना ही है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।